हाय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस almost all the important MCQs from almost all the areas of international economics. This sample paper or test consists of total 77 or 78 MCQs. I'll make two videos to cover these total 78 MCQs. हैं ये जो स्टार्ट के MCQs होंगे कुछ लोगों के लिए इजी होंगे, बट कुछ लोगों के लिए ये टफ हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ, द प्राइमरी रीज़न वाई नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड इज बिकॉज सम नेशन प्रेफर टू प्रोड्यूस वन थिंग वाइल अदर प्रोड्यूस अनदर। ज़रूरी नहीं है। कुछ नेशंस को शौक होता है एक चीज़ प्रोड्यूस करने का। नो, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ट्रेडिंग नेशंस। हो सकता है। ट्रेड इनहेंस अपॉर्चुनिटीज टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट। यस, ट्रेड इनहेंस करती है टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट। हमें भी प्रॉफिट चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है हमारे पास कैपेबिलिटी हो। इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल ट्रेडिंग नेशंस। ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी रीज़न वाई नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, तो बी आपके पास रीजनेबल ऑप्शन है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वाई आप ट्रेड करते हैं। अ मेन एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम economies of large scale production, the specializing country behaving as a monopoly, smaller production runs resulting in lower unit cost, higher wage paid to foreign workers. Main advantage of specialization will gives you economies of large scale production. जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ट्रेड के अंदर, तो यू प्रोड्यूस मोर, यू फोकस ऑन वन प्रोडक्ट। लाइक एक्स को आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वाई को कम करते हैं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपको मिलेंगी। ये नहीं हो सकता कि वो मोनोपली की तरह बिहेव करे। स्मॉलर प्रोडक्शन रन्स रिजल्टिंग, ये नहीं हो सकता। हायर वेज पेड, ये तो इसका नहीं लिंक बनता। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इज समटाइम यूज्ड as a substitute for all of the following except international trade in goods and services। substitute है इनमें से सबका, except किसी एक चीज़ का substitute वो नहीं है। international movement of capital, yes, trade का substitute international trade of goods and services में आता है। international movement of labor भी आता है। इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं आता इंटरनेशनल ट्रेड में। ये नहीं, उसने साइनोनियम पूछा है ना आपसे, ये तो नहीं पूछा ना। साइनोनियम अगर पूछ लिया उसका तो मीनिंग सेम हो, तो ये नहीं है इसके। इंटरनेशनल ट्रेड फोर्सेज डोमेस्टिक फर्म्स टू बिकम मोर कम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, the product design and quality, the product price and all of above। सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ये सब कुछ अचीव होता है। न्यू प्रोडक्ट आप अच्छी डेवलप करते हैं, डिज़ाइन और क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, कम्पिटिटिवनेस अच्छी होती है, प्राइस आपकी कम होती है, बिकॉज यू वांट टू कम्पीट द फॉरेन फर्म्स। ठीक है जी, या आप जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका कंपटीशन होगा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो आप ये अचीव करते हैं। Next MCQ is the movement to free international trade is most likely to generate short-term unemployment in which industry? Movement to free international trade, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कोटा नहीं है। शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट किस एरिया में आएंगी, किस इंडस्ट्री के अंदर आएंगी? इंडस्ट्रीज इन विच देयर आर नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट। नो, बात इंटरनेशनल ट्रेड की हुई है तो इसका कोई ताल्लुक। इम्पोर्ट competing industries,
इंडस्ट्रीज दैट सेल्स टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स, ये भी नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज दैट सेल टू ओनली फॉरेन बायर्स, ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखें, द मूवमेंट टू फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्ट लाइकली टू जनरेट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है ना, जब फ्री ट्रेड होगी तो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री का कंपटीशन फ्री ट्रेड की वजह से फॉरेनर्स के साथ होगा, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एक्सपोर्ट शुड एक्सीड इंपोर्ट। ज़रूरी है क्या इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो? इंपोर्ट शुड एक्सीड एक्सपोर्ट्स। देखते हैं आगे ऑप्शन, ना हुई तो ए पे वापस आ जाएंगे। रिसोर्सेज आर मोर मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको पहले बता कि इंटरनेशनल ट्रेड का बिल्कुल ये मतलब नहीं है 100% कि आपकी एक्सपोर्ट शुड एक्सीड इंपोर्ट। हर कंट्री का अगर ये मोटिव हो ना तो ट्रेड ही ना हो। इंपोर्ट शुड एक्सीड, ये तो होता ही नहीं ना, ये तो अब रिसोर्सेज आर मोर मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। रिसोर्सेज मोबाइल नहीं होते हैं, आपकी गुड्स मोबाइल होती हैं। डी ऑप्शन आपका आंसर है। रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन द गुड्स, ये ठीक है। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन टेंड टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर एट होम। इंड्यूस, फॉरेन कंपटीशन की वजह से आपके कंट्री में इन्फ्लेशन हो सकता है, लगता तो नहीं है। इंड्यूस फॉलिंग आउटपुट पर वर्कर आवर्स टू डोमेस्टिक वर्कर्स, ना आपकी तो इंक्रीज होती है पर वर्कर, एफिशिएंसी बढ़ती है। प्लेस कंस्ट्रेंट्स ऑन वेजेस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। अब बाकी ऑप्शंस तो लग नहीं रही हैं। देखें, जब फॉरेन कंपटीशन इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे आएगा? वो प्रोडक्ट्स आपकी कंट्री में ओपनली आ रही हैं और वो चीपर हैं, तो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगा। इंड्यूस फॉलिंग आउटपुट पर वर्कर, तो इससे तो ताल्लुक नहीं बन रहा कि आउटपुट पर वर्कर, एक वर्कर की आउटपुट फॉल करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक वर्कर इनएफिशिएंसी की तरफ आ रहा है, नहीं। इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री, कहाँ से उल्टा ही काम होगा। आपके पास आंसर सी है। क्यों सी है? क्योंकि जब आपका कंपटीशन टाइट होगा आप वेजेस को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश करेंगे सो दैट कि उसको compete कर सकें। सी इज़ द ऑप्शन। A feasible effect of international trade is that monopoly in the home market becomes an oligopoly in the world market. A option. Question number 8. मोनोपली है, ऑलिगोपली यानी कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर फ्यू सेलर से कंपटीशन कर रही है। पॉसिबिलिटी आगे चलते हैं। ऑलिगोपली इन सम मार्केट बिकम मोनोपली इन द वर्ल्ड मार्केट, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, उल्टा ही हो गया ना। ऑलिगोपली है, होम मार्केट में 5 प्रोड्यूसर्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मोनोपली बन गई। प्योरली कम्पिटिटिव फर्म इन द होम मार्केट बिकम्स ऑलिगोपली, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्योरली कम्पिटिटिव फर्म इन द होम मार्केट बिकम्स मोनोपलिस्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि आप अपनी कंट्री में तो सिंगल सेलर हैं और फॉरेन मार्केट में जाके कि आपको 6 कंपटीटर्स का सामना करना पड़े। ए नेक्स्ट, अ कंट्रीज ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड ओपननेस का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इजी हैं, ठीक है। मैं ज़रा कैमरा की सेटिंग कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। यस,
नाउ वी हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पंजाब के पी के सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपको डाटा दिया जा सकता है या यूं या स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। और हमेशा बिलीव मी, हर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन 100% आता है। मेरे पास्ट पेपर्स आप देख लें, जो मैंने सैम्पल पेपर कराए हैं, वहाँ भी मैंने बताया आपको। So this is the information that they have given you. Steel and TVD, there are two products. There are two countries, South Korea and Japan. South Korea is producing 80 of steel and 40 of DVD. Japan is producing 20 of this and 20 of this. So पहला क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 DVD इन जापान इज़। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का तरीका आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो जापान प्रोड्यूस कर रहा है 20S एंड 20 DVD। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का तरीका ये है कि आप दोनों साइड से 20 को डिवाइड कर दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने कौन सी पूछी है, सॉरी DVD की पूछी है। तो इधर 20 से डिवाइड कर दें, 20 डिवाइड बाई 20, तो ये ही 20 इधर भी डिवाइड होना था, तो बाई चांस 1 आंसर आ रहा है। 1 ton of steel is foregone in order to produce 1 unit of DVD. Similarly, opportunity cost of 1 DVD in साउथ कोरिया निकालनी हो तो आपने साउथ कोरिया की दोनों वैल्यूज़ लिखनी होंगी, और वो कैसे हैं, 80 एंड 40। 40 DVD प्रोड्यूस कर रहा है और 80 वो स्टील के प्रोड्यूस कर रहा है। जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 DVD, तो दोनों साइड से 40 पे डिवाइड किया आपने। 1 DVD इज़ इक्वल टू 2 स्टील के टन। कैलकुलेशन करें, क्विकली आपके पास आंसर आता है, क्विकली आप कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जापान शुड, आप ये इन्फॉर्मेशन है, देखें बात ये हो रही है कि ये टेबल दे के ना उसने आगे 5 MCQs आपको कराए हैं। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए जापान को क्या करना चाहिए अगर वो मद्देनज़र रखे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ज़रा गौर करें, जापान को तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी चीज़ में है ही नहीं। साउथ कोरिया का ये 80 ग्रेटर दैन 20 है, DVD का 40 साउथ कोरिया का ग्रेटर है इससे, तो दोनों चीज़ों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है जापान को, और दोनों चीज़ों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है साउथ कोरिया को। तो अब आप ज़रा गौर करें, देयर इज़ नो बेसिस ऑफ गेनफुल ट्रेड, ट्रेड की कोई बेस ही नहीं है। ये ऑप्शन है आपके पास आंसर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है साउथ कोरिया शुड एक्सपोर्ट स्टील। अब आपने करना ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज निकालने का बहुत आसान तरीका मैं हर वीडियो में बताता होता हूँ। दिस इज़ योर 80 डिवाइडेड बाई 20 करें, यानी साउथ कोरिया की जो लार्जर वैल्यू है ना, दोनों ये है 80 और 40 हैं, दोनों को दूसरे की कंट्री की वैल्यू से डिवाइड कर दें। 40 डिवाइडेड बाई 20 ये 2 है, 80 डिवाइडेड बाई 20 ये 4 है। अब आप देखें कि दोनों में उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज किस में है, साउथ कोरिया को स्टील में है। सो 13 में पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज साउथ कोरिया शुड एक्सपोर्ट स्टील। मैंने अभी आपको कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना सिखाया है, एक ट्रिक, उसको आपने याद रखना है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो क्लियर है कि उसको कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें। विद इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टील दैट साउथ कोरिया वुड बी विलिंग टू एक्सपोर्ट टू जापान इन एक्सचेंज फॉर ईच DVD। साउथ कोरिया मैक्सिमम स्टील कितना देगा, मैक्सिमम स्टील कितना देगा, टू गेट 1 DVD। अपनी लोकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा वो। तो अभी देखते हैं टेबल हमारे पास क्या था। जी हमारे पास टेबल था,
तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो वो 2 है। देखिए वो अपनी कंट्री के अंदर 1 DVD इक्वल टू 2 स्टील कर रहा है ट्रेड। या अगर मैं 80 की बात करूं, 80 डिवाइडेड बाय 1 स्टील की बात करनी है ना, तो दोनों साइड से 80 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अपनी कंट्री में उसे 1 स्टील के बदले कितने मिल रहे हैं? 1/2 DVD मिल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 1 स्टील के बदले लोकली उसे 1/2 DVD मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मच साउथ कोरिया विल विलिंग टू गिव स्टील इन एक्सचेंज फॉर 1 DVD। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 1/2 टन ऑफ स्टील, 1/2, 1 टन ऑफ स्टील, 2 टन्स ऑफ स्टील, 2 and 1/2 टन्स ऑफ स्टील। क्योंकि 1 DVD के बदले 2 स्टील उसे मिलते थे लोकली, 1 DVD के बदले 2 स्टील लोकली मिलते थे साउथ कोरिया को। सो मैक्सिमम वो 2 स्टील की तरफ जाएगा। 1 DVD के लिए 2 स्टील वो रेडी होगा देने के लिए मैक्सिमम। ज़रूर नहीं है वो ये दे, लेकिन वो मैक्सिमम इतने दे सकता है, 2 टन्स ऑफ स्टील। तो ये आप एक दफ़ा दोबारा देख भी लीजिएगा इसको, 2 टन्स ऑफ स्टील कैसे मैंने निकाला है। विद इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट वुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ DVD? With international trade, what would be the maximum number of DVD that Japan would be willing to export? अब यहाँ पर ये है कि कितने DVD जापान देना चाहता है साउथ कोरिया को इन एक्सचेंज फॉर ईच टन ऑफ स्टील। सेम प्रोसेस अब हम करेंगे किसके लिए? सेम प्रोसेस करेंगे जापान के लिए। तो कॉमन सेंस वाली बात, वहाँ पर क्या चल रहा था? 1 DVD के लिए 2 स्टील था ना मैक्सिमम अमाउंट, तो 1 DVD के लिए 2 स्टील। यहाँ पे क्या हुआ है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ DVD दैट जापान विल बी विलिंग टू एक्सपोर्ट टू साउथ कोरिया इन एक्सचेंज फॉर ईच टन ऑफ स्टील। अब यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही निकालेंगे ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही उधर, तो 1 DVD इज इक्वल टू 1 टन ऑफ स्टील, क्योंकि 2020 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 1 ही आंसर होगा आपके पास। सो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख के मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट या एक्सचेंज को आपने या एक्सचेंज रेट को देखना है ट्रेड के। द अर्लीस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज एसोसिएटेड विद डेविड रिकार्डो। इफ हांगकॉन्ग एंड ताइवान आर आइडेंटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स दैट आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर 2 कंट्रीज़ के आइडेंटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हों, और आइडेंटिकल भी हों प्लस कनकेव भी हों, और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग भी हो, ये एक बात बता दी उसने। ट्रेड किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ट्रेड्स वुड डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस। अब ये जाके आप अपनी ट्रेड की बुक में देखिएगा, 4th चैप्टर में, ट्रेड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है ये क्योंकि डिमांड कंडीशंस है में आती है, तो एक वजह मैंने एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेम हो, दोनों की प्रोडक्टिविटी सेम हो, दोनों के फैक्टर एंडोवमेंट सेम हो, तब भी ट्रेड पॉसिबल होगी। डिफरेंस ऑफ टेस्ट की वजह से होगी। दोनों कंट्रीज़ का सेम PPC का मतलब है दोनों सेम प्रोडक्टिविटी, सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट वेरिएंट्स तो हो सकते हैं ना। जैसे कार जापान भी प्रोड्यूस करता है, USA भी प्रोड्यूस करता है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स टेस्ट के डिफरेंस की वजह से ट्रेड पॉसिबल होगी। मर्केंटाइलिस्ट, हु वर द मर्केंटाइलिस्ट? मर्केंटाइलिज्म बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट करता था और चाहता था कि इंपोर्ट ना हो। सो इज़ द फिलोसफी ऑफ फ्री ट्रेड? नहीं, फ्री ट्रेड की फिलोसफी नहीं थी, रिस्ट्रिक्शन या प्रोटेक्शन का एलिमेंट था।
एंड ये है जी, वाज द सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे, एंड बैरियर्स टू इम्पोर्ट, क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट से गोल्ड और सिल्वर आपको पे करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट द लास्ट फ्रॉम दिस पेज, द क्लासिकल ट्रेड थ्योरी ऑफ स्मिथ एंड रिकार्डो प्रिडिक्टेड दैट, दोनों जो थ्योरीज थी, एब्सोल्यूट भी कंपैरेटिव भी, कंट्री विल कंप्लीटली स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड, ठीक कह रहा है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती ही क्लासिकल के अंदर है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, लीनियर होता है, यू आइदर प्रोड्यूस देयर और देयर। और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन याद रखें हैं सिर्फ क्लासिकल में पॉसिबल है, और कनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप यहाँ से ए से बी तक आते हैं, कंप्लीट नहीं जाते हैं। कंसिडर ट्रेड विद अकर बिटवीन कंट्रीज विद डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। स्मॉल कंट्रीज कुड ऑब्टेन ऑल, अच्छा अब ऑल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मैक्सिमम लिखना चाहिए था, ठीक है जी। मैक्सिमम गेन्स फ्रॉम द ट्रेड व्हेन ट्रेडिंग विद लार्ज कंट्री, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपके पास ऑल ऑफ अबव आंसर है। The gain from international trade are closely related to labor theory value. How much the autarky price different from the international term of trade, the fact that a country must lose from trade, all of above. Gains from trade कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू नहीं। हाउ मच द अटार्की प्राइस, अटार्की प्राइस कहते हैं ट्रेड से पहले वाली कीमत, ठीक है। अगर आपको दूसरी कंट्री में अटार्की प्राइस यानी लोकल प्राइस से डोमेस्टिक प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है, आप ट्रेड डेफिनेटली करते हैं, इस वजह से ये टर्म ऑफ ट्रेड वही प्राइस ही होगी ना, इंटरनेशनल प्राइस, तो ये आपके पास आंसर है। इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ रिकॉर्डो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इज डिटर्मिन बाय, रिकॉर्डो में डायरेक्शन ऑफ ट्रेड डिटर्मिन होती है कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज इज डिटर्मिन बाय एक्चुअल डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, रिलेटिव डिफरेंस जी नहीं, एक्चुअल डिफरेंस आता है प्रोडक्टिविटी का एब्सोल्यूट एडवांटेज को डिटरमिन करने में। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अब ये दो, यहाँ पे डाटा गिवन है, ये प्रोडक्ट एक्स है, ये 3 प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री ए, जबकि वाई प्रोड्यूस कर रहा है 4, सो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। अच्छा जी, इसी तरीके से एक्स कंट्री बी, ये 9 प्रोड्यूस करे, ये 2, सो 9 इज़ ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये हुआ एक्स में जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, सॉरी बी में जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो एक्स को है, बी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज एक्स में है, सॉरी, और ए कंट्री को जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो वाई कंट्री के अंदर नज़र आ रहा है, वाई की वैल्यू ज़्यादा है, इधर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। सो अ कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्ट वाई, पहले ही बता दिया आपको मैंने। कंट्री बी हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्ट एक्स, ये हो गया। इफ़ अ कंट्री हैज़ अ बोर्ड आउट कनकेव ओरिजिन, यानी ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर है, देन प्रोडक्शन इज सेट टू सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यहाँ पे। इफ़ अ कंट्री हैज़ अ लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी होती है अप्लाई। लीनियर है, आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ गिवन बाय द प्राइस, द टर्म ऑफ ट्रेड इज़ गिवन बाय द प्राइसेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्राइसेस होती हैं, पेड फॉर ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द होम, इंपोर्ट की बात नहीं हुई, रिसीव्ड फॉर ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री, इंपोर्ट की बात नहीं हुई, रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड पेड फॉर इंपोर्ट्स। दिस इज़ द आंसर। टीओटी का फार्मूला चेक करेंगे, लाजमी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इन अटार्की, when a community maximize its standard of living, its production point is, अटार्की पॉइंट याद रखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही होगा, प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम को कहते हैं। इट इज़ ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अटार्की मीन्स प्री ट्रेड, तिजारत से पहले, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग ट्रेड, तो इसका मतलब आप डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम को कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज द फाउंडर ऑफ व्हाट, जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज द फाउंडर ऑफ व्हाट, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। थोड़ा सा जाके रेसिप्रोकल डिमांड को भी आज पढ़ लें, मेहरबानी फरमा लें, इसे लेफर कर्व, सॉरी ऑफर कर्व कहते हैं, ठीक है जी, रेसिप्रोकल डिमांड ऑफर कर्व्स।
Heckscher-Ohlin theory explains the comparative advantage as a result of difference in the country. Heckscher-Ohlin फैक्टर एंडोवमेंट का है, तो ये आ गया जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। इसमें जब चेंजेस आती हैं तो ही ट्रेड पॉसिबल होती है और कंपैरेटिव एडवांटेज डिटरमिन होता है किसी भी कंट्री का। द फैक्टर एंडोवमेंट मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रेजेंटेड बाय एले हेक्सचर एंड बर्टन ओलिन। ये ज़रा इजी MCQs हैं कंपैरेटिवली, इसमें अब तक मुझे सिर्फ 5-6 ट्रिकी नज़र आए हैं, लेकिन आगे जो है पार्ट 2 है इसका वो काफ़ी टफ है। अच्छा, विच ट्रेड थेरी contends that the country that initially develop and export a new product may eventually become the importer of it। आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि कौन सी ऐसी थेरी है जिसमें ये बताया गया है कि कंट्री पहले एक चीज़ प्रोड्यूस करती है लाइक एक्स, उसे एक्सपोर्ट करती है क्योंकि उसने इन्वेंट किया, उसे प्रोड्यूस किया, उसके बाद कुछ अरसा के बाद वही चीज़ वो इंपोर्ट करना शुरू कर दे और एक्सपोर्ट वाई कंट्री अब उस चीज़ को कर रहा है। तो ये कब पढ़ते थे हम? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर करते थे, जिसमें डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज आता था कि कंपैरेटिव एडवांटेज शिफ्ट हो जाता था दूसरी कंट्री को। ओके, द ट्रेड मॉडल ऑफ स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्सचर-Ohlin मेंटेन्ड दैट एब्सोल्यूट एडवांटेज डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन of the gains from trade. Comparative advantage determine the distribution gains from trade. The division of labor is limited by the size of the world. A country export goods for which its resources endowment को ही तलाश कर रहा था क्योंकि ऊपर वाली कोई बात नहीं आती थी। According to the factor endowment model of Heckscher and Ohlin, countries heavily endowed with land, अगर किसी के पास लैंड ज़्यादा है तो लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू द डैश, कोई थ्योरम होगा ट्रेड का, द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इम्बॉडीज लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटिवली चीपर अबंडेंट रिसोर्सेज, ये एक्सटेंशन है एचओ मॉडल की, रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड इनकम। एट द सेम टाइम द प्राइस एंड इनकम ऑफ द रिसोर्स used intensively in the import competing product decrease as its demand falls। एक्सपोर्ट में यूज़ होने वाला जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइस और इनकम बढ़ेगी और जो इंपोर्ट कंपीटिंग में है उसकी कम हो जाएगी। ये स्टॉल्पर सिमुलसन साहब जो है ना, जाते जाते इस दुनिया से फरमा गए हैं, हमारे ज़िम्मे लगा गए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना है आपने, 2-3 लाइन का है स्टॉल्पर सिमुलसन थ्योरम। आगे चलते हैं जी, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड थ्योरी क्या कहती है भाई। एक ही प्रोडक्ट का एक वेरिएंट, लाइक मिसाल के तौर पे हम मैंगो भेज रहे हैं कंट्री एक्स को और कंट्री एक्स से ही मैंगो मंगवा भी रहे हैं, ठीक है जी। तो हम जो भेज रहे हैं वो वेरिएंट और है, वो टाइप और होगी मैंगो की, जो वहाँ से मंगवा रहे हैं वो और है। तो ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होती है जिसमें सेम प्रोडक्ट में ट्रेड हो। तो एक्सप्लेन्स वाई द यूनाइटेड स्टेट माइट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। तो सेम कार्स हैं, कार भेज भी रहा है मंगवा भी रहा है, तो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। द कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ रिकॉर्डो वाज बेस्ड ऑन इंट्रा इंडस्ट्री नहीं, इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, 2 डिफरेंट इंडस्ट्री की बात हुई है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिकॉर्डो की में। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट MCQ और वो ये है कि आपके पास यहाँ पर गिवन है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ ट्रेड इज एसेंशियली आ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने पहले भी बताया था डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, ठीक है जी। तो अगर ये डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है सो इट मीन्स डायनामिक लॉन्ग रन ट्रेड थ्योरी है ये। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो 1 for the trade, and next video will be uploaded shortly. Or thanks for supporting me. Like it, subscribe it if you have not subscribed my channel. Do share these videos with your friends, and wait for the next video. And the next video is very complicated और वो बहुत मज़े के MCQs हैं, काफ़ी ट्रिकी भी हैं। और जैसे जैसे आप ट्रेड में आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप ये MCQs मैंने बनाए हैं, तो आप लोगों के लिए आगे टफ़ होता चला जाएगा।
और टफ होगा तो प्रैक्टिस होगी। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।